हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिल्ली। और मैं इस वक्त राजपूत ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और अगले कुछ दिनों तक राजपूत ट्यूटोरियल्स रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा, जिसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। और अगले कुछ दिनों तक आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस राजपूत ट्यूटोरियल्स रायपुर छत्तीसगढ़ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यानी कि राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग जो अगले कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चाहे आप सबसे बड़े एग्जामिनेशन यूपीएससी की बात कर लें और चाहे आप स्टेट पीएससी की बात करें, सीजीपीएससी की बात करें, यहाँ पर भी ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंडिया के हैं, उन सब जगह पर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, लोगों में को इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है, अपडेट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे अगले कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर हम लोग वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अभी आज की डेट 8 नवंबर तक सारी की सारी अपडेट भी हासिल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, और स्पेस टेक्नोलॉजी में एक छोटा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब स्पेस टेक्नोलॉजी तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते क्या हैं, पहले इसे समझना होगा कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसे कहते हैं। ऐसा होता है कि पहली बात तो सैटेलाइट अगर आप लोग जानते होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ कि हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता है तो आप समझ लें कि सैटेलाइट कुछ ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। एक ऐसे उपकरण होते हैं जिसको पृथ्वी की सरफेस से, पृथ्वी की सतह से कुछ दूरी पर भेजा जाता है, और ये सतह से कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पृथ्वी का चक्कर काटते हुए ये पृथ्वी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं। अब वो सूचनाएं कई तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी की सतह कैसी है, पृथ्वी में कौन कौन से खनिज पदार्थ, मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है। पृथ्वी का समुद्र कैसा है, समुद्र के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास में के जो कार्यक्रम सरकारें चलाती हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए जो डेटा ज़रूरत होती है। शहरी विकास के लिए जो डेटा की ज़रूरत होती है वो सारे सारे डेटा को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये सैटेलाइट जो हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का जब आप जाते हैं, जब आप लोग अपने फ़ोन में आपने देखा होगा कि जीपीएस ऑन कर लेते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जीपीएस की मदद से जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो वो जो जीपीएस आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वो भी किसी न किसी सैटेलाइट के माध्यम से ही आपके फ़ोन में वो सूचनाएँ आपको मिल रही हैं कि आपको कहाँ पर जाना है, कितने किलोमीटर पे है और किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, किस-किस रास्ते से पहुँच सकते हैं। तो वो भी सैटेलाइट की मदद से होता है। इसके अलावा हमारा जो फ़ोन है जिस पर आप रोज़ बातें करते हैं, वो भी सैटेलाइट की मतलब कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होंगे वो हमारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को जोड़ते हैं। जब हम आपको फ़ोन करते हैं तो हमारा यहाँ पे रेडियो तरंगें हमारे फ़ोन से रेडियो तरंगें सैटेलाइट पर जाती हैं और फिर सैटेलाइट से वो रेडियो तरंगें जहाँ पर आप फ़ोन कर रहे होते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में भी सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये जो यूट्यूब पर आप इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, ये जो आप फ़ोन पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये इंटरनेट के ज़रिए जो यूट्यूब पर आप मेरे वीडियोज़ देख पा रहे हैं, ये भी सैटेलाइट की ही वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो हमारे ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ये उपग्रह, ये सैटेलाइट जो है पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजे जाते हैं,
ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाते हैं। और ये जो कक्षा में भेजे जाते हैं ये 200 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पर या उससे भी ज़्यादा की ऊंचाइयों पर ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं, और सैटेलाइट वहाँ पर भेजकर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन में मदद करते हैं, साथ ही साथ हमारे नेविगेशन में, हमारे जीपीएस सिस्टम को हमारे नेविगेशन में मदद करते हैं। तो ये सैटेलाइट का ये काम है। मैंने इसको शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया कि एक्चुअली सैटेलाइट होते क्या हैं और क्या काम करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट के ऊपर अगर आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना है तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैंने जैसा बताया कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर राजपूत ट्यूटोरियल्स में मौजूद रहूंगा, तो हम लोग वहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है उनके लिए। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 36,000 किलोमीटर या उससे भी ऊंचाई पर भेजे जाते हैं। अब मामला यहाँ पर यह आ जाता है कि 200 पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की जब ऊंचाई पर इन्हें भेजा जाएगा, तो यहाँ से उन सैटेलाइट्स को भेजने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्हीकल होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कह सकते हैं कि यान होना चाहिए जिसकी मदद से ये सैटेलाइट 200 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक भेजे जा सके। तो असल में जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, हम उन्हीं प्रक्षेपण यानों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं लॉन्च व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सैटेलाइट्स को, जो हजारों किलोग्राम के सैटेलाइट्स होते हैं, उन हजारों किलोग्राम के सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ने का काम करते हैं। पृथ्वी की कक्षा में 200 से लेकर 36,000 या उससे भी अधिक ऊंचाई पर कक्षा में छोड़ने का काम करने वाले जो भी यान होते हैं उन्हें ही हम लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या उपग्रह प्रक्षेपण यान के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रक्षेपण यान हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसरो के यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रक्षेपण यान हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो हर देश के अपने अलग अलग यान होते हैं। अमेरिका नासा के अलग हैं, ठीक है, चाइना के अलग हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अलग हैं, सबके अलग अलग यान होते हैं, उनकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। लेकिन क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि हम इसरो के बारे में जानें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से यान हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज तक के जितने भी करंट अफेयर से अपडेट होगी वो सारा करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ डिस्कस भी करूंगा और अपडेट भी करूंगा। तो ये पूरी वेल अप टू डेट नॉलेज के साथ ये वीडियो है, इसे बहुत अच्छी तरीके से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी आगे के एग्जामिनेशन में। तो अब हम लोग बात यहाँ पर करते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से यान हैं या कौन कौन से यान फ्यूचर में बनने वाले हैं जिसकी मदद से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो यान है उनमें से एक यान जो है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हिंदी में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जिसे अगर शॉर्ट में हम इसे कहें तो इसे पीएसएलवी के नाम से जाना जाता है और इसे जीएसएलवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसे जीएसएलवी के नाम से जाना गया। तीसरा जो यान है वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान इसे हिंदी में बोलेंगे। और साथ ही साथ एक नया अभी हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना स्टार्ट किया है, यानी इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना स्टार्ट किया है जिसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जा रहा है, SSLV के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो है 4 तरीके के यान जो है, ठीक है, भारत में इसरो बना चुका है या बनाने जा रहा है। इनमें से पीएसएलवी, जीएसएलवी पूरी तरीके से हमारे पास तैयार हैं और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसे हमने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के नाम से जाना, ठीक है, इसे आरएलवी के नाम से भी जानते हैं, ये फ्यूचर में मतलब अभी अंडर कह सकते हैं कि प्रोसेस में है, अभी पाइपलाइन में है, ये बन रहा है। और साथ ही साथ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी फ्यूचर में बनकर तैयार होने वाला है, ये भी अंडर प्रोसेस है। तो ये 4 तरीके के यान भारत में बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक एक को हम लोग ले लेते हैं, तो सबसे पहले
बात करेंगे हम लोग पीएसएलवी के बारे में। पीएसएलवी के अगर बारे में हम लोग बात करें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में बात करें तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही है। तो असल में मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग इसे ही सैटेलाइट मानते हैं, यही सैटेलाइट है, लेकिन असल में ये सैटेलाइट नहीं होता है, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। सैटेलाइट इसके अंदर ही रखकर छोड़ा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में इसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपका ये टिप दिख रहा है, ठीक है, यहीं पर ये जो टिप है इस पे ही पेलोड रखा जाता है, ठीक है, पेलोड। अब ये पेलोड है क्या? पेलोड का मतलब सैटेलाइट्स। तो जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, जितने भी उपग्रह होते हैं, ये सारे के सारे उपग्रह इसके टिप पर यानी कि इस पोर्शन में रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसी पोर्शन के अंदर आप सैटेलाइट्स एक भी रख सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रख सकते हैं। मान लीजिए इस पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो कैरिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये कितना भार वहन कर सकता है, कितने भार का सैटेलाइट ले जा सकता है, तो अगर इसकी हम बात करें तो मान लीजिए कि ये 1500 किलोग्राम का सैटेलाइट ले जा सकता है। तो आप चाहें तो इसके अंदर 1500 किलोग्राम का एक सैटेलाइट रख दें और आप चाहें 15 किलोग्राम के 100 सैटेलाइट इसके अंदर रख दें, यानी कि ये 1500 किलोग्राम कैरी करेगा, वहन करेगा। अब आप एक भी सैटेलाइट 1500 किलोग्राम का भेज सकते हैं और चाहें तो 100 सैटेलाइट इसके अंदर 15-15 किलोग्राम के भी रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन जितने भी सैटेलाइट्स होंगे जो कि उपग्रह कक्षा में छोड़े जाने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है, यहीं पर पेलोड रखा जाता है। इसके नीचे यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम रखा जाता है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम इसे देखा जाता है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम होता है, यहीं से सैटेलाइट को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को कंट्रोल किया जाता है और साथ ही साथ यहीं से एग्जैक्टली वो अपने इंडिकेशंस भेजता रहता है कि वो कहाँ मूव करके किस कक्षा में जा रहा है। इसके अलावा ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको बहुत लंबा सा दिख रहा है, जो जो सबसे बड़ी हाइट बनाता है इस लॉन्च व्हीकल की, ये एक्चुअली इसमें ये फ्यूल सिस्टम है इसका, ठीक है, यहाँ पर इसका फ्यूल सिस्टम होता है, यानी कि यहीं पर सारा ईंधन होता है, ये ईंधन कक्ष होते हैं। ये जितना बड़ा सा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ईंधन कक्ष है, इसमें ईंधन रखा जाता है पीएसएलवी का। अब इसमें बात आती है कि फ्यूल, कौन कौन से फ्यूल इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। दो तरीके के पीएसएलवी के अंदर फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। एक फ्यूल यूज़ किया जाता है सॉलिड, यानी कि ठोस ईंधन का यूज़ किया जाता है, ठोस ईंधन का यूज़ किया जाता है। और ये ठोस ईंधन कौन सा होता है, उसका नाम होता है STPB, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, STPB, ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो इसके अंदर जो ठोस ईंधन होता है उसका क्या नाम है, STPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। दूसरा जो फ्यूल इसके अंदर यूज़ किया जाता है, इसको लॉन्च में जो फ्यूल यूज़ होता है वो लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है, यानी कि तरल ईंधन यूज़ होता है। और ये जो तरल ईंधन होता है उसमें दो तरीके के ईंधन होते हैं, एक का नाम होता है आपका UDMH और एक होता है MMH, ठीक है। दो तरीके के तरल ईंधन यूज़ किए जाते हैं, UDMH और MMH। UDMH का फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और MMH का फुल फॉर्म होता है मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये ओवरऑल मामला ये होता है कि ये सारे ईंधन इसके अंदर रखे जाते हैं। अच्छा, ईंधन के अलग अलग
कक्ष होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के ईंधन कक्ष इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब अलग अलग तरीके के ईंधन कक्ष का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन के अंदर हमने सॉलिड ईंधन यूज़ किया, यानी कि STPB यूज़ किया। दूसरा जो इसका पोर्शन है, ठीक है, इसमें हमने लिक्विड ईंधन यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर चार कक्ष होते हैं इसके अंदर, 4 पोर्शन होते हैं जिन्हें हम लोग स्टेज बोलते हैं। क्या नाम कहा जाता है इसको? स्टेज कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हम सॉलिड ईंधन रखते हैं, यानी कि पहले पोर्शन के अंदर हम सॉलिड ईंधन का यूज़ करते हैं। ये सॉलिड ईंधन जब खर्च हो जाता है तो फिर लिक्विड ईंधन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लिक्विड ईंधन का यूज़ किया जाता है। लिक्विड ईंधन में आप सॉलिड ईंधन में आपको पता है, मैंने अभी पहले भी बताया, STPB होता है। लिक्विड ईंधन में जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें UDMH का यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड स्टेज होती है, ठीक है, थर्ड स्टेज होती है, और इस थर्ड स्टेज में फिर सॉलिड ईंधन का यूज़ करते हैं, STPB का यूज़ करते हैं। और फिर फोर्थ स्टेज होती है जिसमें हम लोग फिर से लिक्विड ईंधन का यूज़ करते हैं, और लिक्विड ईंधन इस वक्त 4 स्टेज में जो यूज़ किया जाता है वो MMH किया जाता है। तो मतलब ये है कि 4 पोर्शन हैं, 4 पोर्शन हैं। उन पोर्शन को, यानी कि जो ये इंजन्स होते हैं, यानी 4 इंजन, अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो 4 इंजन इसमें यूज़ किए जाते हैं। पहले इंजन में जो ईंधन होता है वो STPB सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, ये 4 स्टेज, और इसे स्टेज कहा जाएगा। टेक्निकल शब्द में बोला जाए तो ये स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो मामला यहाँ पर ये होता है कि अक्सर जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो रॉकेट को जब भी यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट में मान लीजिए ये 4 स्टेज का रॉकेट है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज ईंधन जलेगा, और जब फर्स्ट स्टेज ईंधन जलता है तो उसके बाद जो है वो जब उसका फ्यूल खर्च हो जाता है तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, यानी कि जो पहला इंजन होता है, ये इससे अलग हो जाता है और अलग होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर सेकेंड स्टेज इंजन बर्न होता है, फिर ये कुछ दूरी पर पहुंचता है, ऊंचाई पर पहुंचता है, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज ईंधन जो होगा वो उसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा और फिर वो अलग होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज ईंधन जो है वो जलता है, और फिर उसके बाद और ऊंचाई पर ये पहुंचेगा, और फाइनली जो है जब थर्ड स्टेज ईंधन का ईंधन जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो वो भी इससे अलग होकर वापस गया। लास्ट में 4 स्टेज बचती है, फोर्थ स्टेज यानी लास्ट स्टेज, और ये फोर्थ स्टेज जो होती है, इसी के अंदर जो ईंधन होता है वो बर्न होता है ज़बरदस्त तरीके से, और फिर उसके बाद सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में जहां पर उसको जाना होता है 200 से लेकर जो आगे 800 2000 किलोमीटर, वहां तक उसको छोड़ देता है, उसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी दे देता है, और उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से सैटेलाइट जो है वो घूम रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में आप लोगों को बता दिया। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को मैंने अभी तक क्या बताया कि भारत में इसरो जो है वो 4 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बना रहा है, जिसमें PSLV, GSLV, RLV और SLV की हम लोगों ने बात की, ठीक है। जिसमें हम लोग PSLV की बात कर रहे हैं इस वक्त। PSLV में मैंने बताया कि PSLV कुछ इस तरह से दिखता है, ऊपर जो होता है वो सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, और साथ ही साथ 4 स्टेज यानी कि 4 इंजन का से बना हुआ ये रॉकेट होता है। इस रॉकेट में पहले स्टेज में आप सॉलिड ईंधन का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये ईंधन का नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में लिक्विड ईंधन का यूज़ करते हैं, थर्ड स्टेज में फिर सॉलिड, फिर फोर्थ स्टेज में लिक्विड ईंधन का यूज़ करते हैं। तो ये PSLV का स्ट्रक्चर होता है, इसका फ्यूल क्या है, सब मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो PSLV है, ये PSLV सबसे पहले बनाया गया था, तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब ये जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा है। तो ध्रुवीय कक्षा में आपको बता दूं कि 200 किलोमीटर से लेकर लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यानी कि PSLV को जो लॉन्च किया जाता है वो 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि उसकी कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट में या ध्रुवीय कक्षा में, पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए बनाया गया था। तो ये 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की जो ऑर्बिट होती है, यानी कि ये जो कक्षा होती है, इसे लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और निम्न कक्षा, जिसे हिंदी में निम्न कक्षा के नाम से जान सकते हैं, या इसे
पोलर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। पोलर ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे ध्रुवीय कक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुवीय कक्षा या निम्न कक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट। तो यहीं पर सैटेलाइट को इसमें इस रेंज में भेजने के लिए 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज में भेजने के लिए इस पीएसएलवी को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन मामला यहां पर यह आ गया कि पीएसएलवी जो था वो बनाया तो गया था इस रेंज के लिए, लेकिन हुआ ये कि हमें जो सैटेलाइट्स भेजने थे, समझिएगा ये कहानी बड़ी मजेदार है। सैटेलाइट भेजने थे, इससे भी ऊपर भेजने थे। अब आप कहेंगे सर इससे ऊपर सैटेलाइट कौन से जाते हैं? इससे ऊपर जो सैटेलाइट मैंने आपको बताए थे ना कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, 36,000 किलोमीटर या उससे भी ऊंचाई पर भेजे जाते हैं। और इस ऑर्बिट को हम लोग जियो ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भूस्थैतिक या ठीक है भूतुल्यकालिक कक्षा भेजा जाता है, कक्षा इसे कहा जाता है। अब ये कक्षाएं क्या होती हैं, फिर वही बात है कि डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है वो राजपूत ट्यूटोरियल्स में चल रही हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या उसकी जो भी जब भी मेरी क्लासेस हों उसे ज्वाइन कीजिए, तो उसको डिटेल में हम करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रक्षेपण यान देख रहे हैं, तो सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ऑर्बिट होती है, जो कक्षा होती है जहां पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं, उसे जीईओ बोलते हैं। ठीक है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है, या हिंदी में इसे बोला जाता है भूतुल्यकालिक कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो कक्षा है, ये इस कक्षा में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट भेजे जाते हैं। यहाँ पर तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट भेजे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट भेजे या पोलर सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं जिनका काम होता है पृथ्वी की सतह की जानकारी देना, या पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी जानकारी देना। ठीक है, पृथ्वी के समुद्रों में जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी जानकारी, उनकी फोटोग्राफी करना, उनके बारे में डेटा प्रोवाइड करना, ये काम होता है पोलर सैटेलाइट का, जो कि इस रेंज में भेजे जाते हैं, यानी कि ध्रुवीय कक्षा में भेजे जाते हैं। लेकिन जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वहां पर जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो जो सैटेलाइट होते हैं वो होते हैं आपके टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीकॉम सैटेलाइट। टेलीकॉम सैटेलाइट यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो कि आपको इस वक्त फ़ोन जिस की मदद से, जिन सैटेलाइट्स की मदद से आप फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं, या इस वक्त मेरे इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं, जो आपको सुविधाएं मिल पा रही हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से मिल पा रही हैं। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, या फिर वेदर सैटेलाइट होते हैं, या मौसमी उपग्रह होते हैं जो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, तो ये मौसमी उपग्रह, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सारे के सारे सैटेलाइट जो हैं वो असल में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजे जाते हैं। अब मामला ये आ जाता है कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद, इसके अगर ये सैटेलाइट नहीं रहेंगे तो हम फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते हैं, हम वीडियोस भी नहीं देख सकते हैं, हम इंटरनेट भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो और मौसम की जानकारी नहीं मिल सकती है। ठीक है, और हमारा देश, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में बिना मौसम की जानकारी के कोई भी फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। फसलों के लिए बहुत मददगार होते हैं वेदर सैटेलाइट। तो ये वेदर सैटेलाइट या टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हैं। इनके बिना हमारे देश का कम से कम विकास, तो समझिए किसी भी देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। अच्छा, इन्हें भेजा जाता है 36,000 किलोमीटर पर। अब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर इन्हें भेजना है तो आपको ज्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए, यानी इसकी जो कैपेसिटी है, पीएसएलवी की कैपेसिटी है, वो सिर्फ 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की है। ठीक है, इसके अंदर जो सैटेलाइट भेजे जाएंगे बस इतनी दूरी तक भेजे जाएंगे, लेकिन हमें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना है सैटेलाइट, तो बहुत पावरफुल रॉकेट चाहिए। अब ऐसे पावरफुल रॉकेट जो हैं वो इंडिया जो है वो बनाने में कैपेबल नहीं हो पा रहा था। उसके में बहुत ही कई अंतर्राष्ट्रीय दिक्कतें थी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब पॉलिटिकल दिक्कतें थी। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो जीएसएलवी यूज जो इस जियो ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजे जाने हैं, उसके लिए
आपको जो लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत थी वो थी जीएसएलवी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसकी ज़रूरत थी। लेकिन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में यूज़ होता है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ क्या समस्या थी। क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया जाता है। अब जब क्रायोजेनिक इंजन होता है तो क्रायोजेनिक इंजन बहुत ही टेक्निकल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजन होता है, जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। उसका रख रखाव और उसको बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। वो उस ज़माने में, आज से 30 से 40 साल पहले के ज़माने में, हम उसको बनाने की कैपेसिटी नहीं रख सकते थे। हम लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी। हम चाह कर भी नहीं डेवलप, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो सिर्फ़ कुछ ही देशों के पास थी। जैसे अमेरिका है, रशिया है, इन्हीं के पास थी। ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो बिना इस क्रायोजेनिक इंजन के हम जीएसएलवी बना नहीं सकते थे। जीएसएलवी जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर हमारे सैटेलाइट्स को लेकर जाए, ऐसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी हम नहीं बना सकते थे विदाउट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के, क्रायोजेनिक इंजन के। और ये टेक्नोलॉजी मैंने बताया कि सिर्फ़ कुछ ही देशों के पास थी। तो या तो हम किसी से उधार माँगते, लेकिन बात ये थी कि उधार देने के लिए कोई तैयार नहीं था। दूसरा तरीका क्या था कि हम अपने सैटेलाइट को, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन या वेदर सैटेलाइट हैं, अगर इन्हें 36,000 किलोमीटर तक पहुँचाना है, तो हम क्या करें, उन सैटेलाइट्स को अमेरिका को या फिर रशिया को दे दें और वो अपने लॉन्च व्हीकल से, यानी अपने उन लॉन्च व्हीकल से जो 36,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उनकी मदद से वो उसको लॉन्च कर दें, उसे छोड़ दें, ठीक है? लेकिन उसके लिए वो क्या करते थे, हमसे मोटा पैसा लेते थे। अब हमें तो अभी आज़ाद हुए कुछ ही दिन हुए थे ना, तो अगर हम उनको इतना मोटा पैसा देंगे, तो हमारी तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी। ये भी एक समस्या थी, तो हम इतना पैसा उनको पे नहीं कर सकते थे। हमने किया, बहुत सारे सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट जो हैं, हमने रशिया की मदद से, फ्रांस की मदद से, हमने अमेरिका की मदद से भेजे, लेकिन वो इतने खर्चीले होते थे कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो मतलब हमारे हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होते थे। तो फाइनली होना क्या था कि हमें अपना ही लॉन्च व्हीकल बनाना था, ठीक है? लेकिन क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी, मैंने जैसा पहले बताया, हमारे पास नहीं थी। तो इसके लिए हमने रशिया से मदद माँगी, तो रशिया ने हमें मदद करने के लिए तैयार हो गया। रशिया कि ठीक है भाई, हम आपको मदद कर देंगे, हम आपको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर आ गई कि कुछ देशों ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, क्योंकि जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ लॉन्च व्हीकल यानी कि जीएसएलवी में ही यूज़ नहीं की जा सकती है, ठीक है? बल्कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो अ, आपके मिसाइल्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस पर ऑब्जेक्शन किया रशिया पर कि अगर तुमने इंडिया को अगर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दे दी, तो वो सिर्फ लॉन्च व्हीकल ही नहीं बनाएगा, सिर्फ अपने जीएसएलवीज़ ही नहीं बनाएगा, बल्कि हो सकता है वो कोई ऐसी मिसाइल्स बना ले जो हम लोगों के लिए खतरा पैदा कर दे। तो ऐसी कंडीशन में जब ये क्वेश्चन उठा, तो सभी ने मिलकर जो रशिया पर दबाव बनाया, और रशिया को एक संधि होती है जिसको बस नाम याद रखिएगा, एमटीसीआर संधि, ठीक है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम संधि होती है। तो इस संधि से बंधा हुआ था रशिया, उसको उस संधि से बांध दिया और कहा कि अगर आपको एमटीसीआर के अगर नियमों का आप उल्लंघन करेंगे, क्योंकि आप इस संधि से, ठीक है, इस रिजीम से बंधे हुए एमटीसीआर से, तो अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो हम लोग आपके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेंगे। ऐसा कई कंट्रीज ने, जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया और उन्होंने ऐसा कहा रशिया से। रशिया इंटरनेशनल प्रेशर में आ गया और फाइनली जो है वो टेक्नोलॉजी हमें देने से उसने मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम एमटीसीआर की संधि से बंधे हुए हैं। आपको शॉर्ट में ये कहानी बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी और बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है, समझिएगा इस चीज़ को। तो जब रशिया के साथ ये जो एमटीसीआर संधि हमारी जो है वो रशिया जो ने एमटीसीआर संधि की वजह से हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जीएसएलवी बनने के सारे रास्ते लगभग बंद हो गए। और हमें वेदर सैटेलाइट या टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजना ही था, क्योंकि इसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता था। तो अब हम क्या करते? वही काम कर सकते थे कि हम दूसरों को अपने सैटेलाइट दें, वो हमारे सैटेलाइट जिनके पास ऐसे लॉन्च व्हीकल थे जो 36,000 किलोमीटर तक जा सकते, वो भेजें। उसके लिए हमें मोटा पैसा देना पड़ता था। और हम अपनी जो है क्रायोजेनिक इंजन बना नहीं सकते थे, वो बहुत टेक्निकल था।
तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो वैज्ञानिक थे, जिनको आप सैल्यूट कीजिए, ठीक है, और रिस्पेक्ट भेजिए कि इसरो के वैज्ञानिक कितने टैलेंटेड और कितने मतलब मैं उनकी कितनी तारीफ करूं कम होगा। उन्होंने कहा हमें कुछ ना कुछ इसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, और इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी में तो महारत हासिल की है उसको। उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा तहलका मचाएंगे कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। अब क्या स्तब्ध रह जाएगी? उन्होंने कहा कि भाई ये जो पीएसएलवी है ना, इसी पीएसएलवी को हम मॉडिफाई करेंगे, और इसी पीएसएलवी को मॉडिफाई करके, ठीक है, कुछ ऐसा बना देंगे कि 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक तो ये सैटेलाइट ले जाएगा, लेकिन हम इसका जो मॉडिफाइड रूप बनाएंगे, जो मॉडिफिकेशन इसमें करेंगे, उसके बाद ये 36,000 किलोमीटर तक भी जाएगा। पूरी दुनिया हैरान थी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तुम 200 से 2000 मतलब अपनी स्कूटर को तुम कह रहे हो कि हम अमेरिका उससे हम यात्रा कर लेंगे, तो सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा करने की कोशिश तो करेंगे, और फिर हमारे पास है क्या, मतलब अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कर गए तो बड़ी बात हो जाएगी। तो फाइनली जो है उन्होंने कहा कि चलिए फिर करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। इसके साथ फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो पीएसएलवी था ना, पीएसएलवी के मैंने बताया 4 स्टेज इंजन थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। उसके बाद जो है इन्होंने कहा इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, पीएसएलवी के अंदर। पीएसएलवी को नॉर्मली जो है पीएसएलवी का एक वर्जन सी था, मतलब कि कोर अलोन वर्जन था, सीएवी था, ठीक है। इन्होंने इस पूरे के पूरे पीएसएलवी के अंदर इसकी फ्यूल क्षमता बढ़ाने के लिए, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इसको और दूर तक ले जाने के लिए, ठीक है, और दूर तक ले जाने के लिए, इसकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यहां पर ये कुछ इस तरीके के छोटे छोटे रॉकेट्स लगा दिए, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे रॉकेट्स लगा दिए। और ये जो छोटे छोटे रॉकेट्स लगा दिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये छोटे छोटे रॉकेट्स लगा दिए। इस तरीके से 6 छोटे रॉकेट लगा दिए, और इन्हें कहा गया सॉलिड फ्यूल बूस्टर। इनका नाम दिया गया सॉलिड फ्यूल बूस्टर, इन्हें नाम दिया गया सॉलिड फ्यूल बूस्टर, ठीक है। प्रणोदक इसे हिंदी में कहा जाता है, प्रणोदक। तो प्रणोदक बूस्टर्स को प्रणोदक कहा जाता है। तो ये सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन से चलने वाले प्रणोदक या सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स लगाए गए, 6 बूस्टर लगा दिए। अब इससे सर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब पृथ्वी से इनको लॉन्च करना था तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये प्रणोदक और फर्स्ट एज इंजन को बर्न किया गया। जब ये फर्स्ट, तो जैसे होता है ना कि धक्का मार टेक्नोलॉजी, जब यहां पर आपको लॉन्च करना है किसी भी चीज को, तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट स्टेज इंजन को इन्होंने प्रणोदक लॉन्च किए, यानी कि बूस्टर्स लॉन्च किए, जिससे क्या हुआ कि ये पुश होकर सैटेलाइट और ऊंचाई, थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचा। फिर 2 और प्रणोदक लॉन्च किए, फिर उसके बाद और ऊंचाई पर पहुंचा, फिर प्रणोदक लॉन्च किए, फिर और ऊंचाई पर लॉन्च किया, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेज इंजन भी जल रहा था, फर्स्ट स्टेज इंजन जल रहा था, यानी उसके अंदर भी सॉलिड फ्यूल भरा हुआ, तो वो बर्न हुआ, तो वो और ऊंचाइयों तक पहुंच गया, ठीक है। तो जहां पर पहले मान लीजिए कि वो फर्स्ट स्टेज इंजन के बर्न होने पर मान लीजिए 100 किलोमीटर जाता था, तो अभी ये वो 400 किलोमीटर पहुंच गया। यानी कि इस छोटे छोटे रॉकेट से धक्का मार मार दे के जितनी बार प्रणोदक यानी बूस्टर्स लॉन्च होते थे, उतनी बार उसको एक पुश मिलता था, और उस पुश की वजह से ये और दूरी तय कर लेता था, और दूरी तय कर लेता। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेज इंजन और उससे लगे हुए 6 जो बूस्टर्स थे, उनकी मदद से इसको काफी ऊंचाई पर, जैसा कि नॉर्मली पीएसएलवी नहीं जाता, लेकिन इन बूस्टर्स की वजह से काफी ऊंचाई तक इसे पहुंचा दिया। जब ये काफी ऊंचाई तक पहुंच गया, पृथ्वी की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण कम हो गया, तो सेकेंड स्टेज इंजन बन किया, तो जिससे और दूरी तय हुई। थर्ड स्टेज इंजन बन हुआ, और दूरी तय हुई। फोर्थ स्टेज इंजन बन हुआ, और फाइनली जो है ये सैटेलाइट जो थे उनको इस फोर्थ स्टेज इंजन की मदद से उसकी ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया, और एक इतिहास रचा गया, एक ऐसा इतिहास जो पहले किसी ने नहीं किया था। भारत दुनिया का पहला देश बना, ठीक है, जिसने अपने एक छोटे से यान पीएसएलवी, जिसकी ताकत, जिसकी क्षमता सिर्फ 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की थी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिस्पेक्ट भेजिए इसरो के वैज्ञानिकों को, ठीक है, जिसकी कैपेबिलिटी 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की थी। उस यान की मदद से इन्होंने एक इतिहास रच दिया, और उस यान से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ठीक है, जियो सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके दिखा दिया और ऐसी हिस्ट्री किसी ने नहीं रची। तो ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था और भारत को आपने जीएसएलवी नहीं बनाने दिया, आपने क्रायोजेनिक इंजन नहीं बनाने दिया, पूरी दुनिया ने मिलकर क्रायोजेनिक इंजन नहीं बनाने दिया। भारत ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई और पीएसएलवी को ही मॉडिफाई करके और उसकी मदद से क्या किया कि अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को उसकी 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में लॉन्च करके दिखा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो पीएसएलवी के कई वर्जन्स बनाना फिर भारत ने स्टार्ट किया। तो पीएसएलवी के जो 4 स्टेज इंजन का रॉकेट था, सिर्फ जिसमें 4 स्टेज थे, उससे पीएसएलवी सीए बोला गया, कोर अलोन वर्जन बोला गया। दूसरा जो वर्जन बनाया गया जिसकी मदद से हमने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भेजा 36,000 किलोमीटर पर, जिसमें 6 बूस्टर्स, सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स लगाए थे हमने, उसे पीएसएलवी जी के नाम से जाना गया। ठीक है, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जियो सिंक्रोनस वर्जन, इसे नाम दिया गया। अब इंडिया की हिम्मत बढ़ गई, भारत की हिम्मत बढ़ गई कि भाई अरे हम तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेज सकते हैं, ठीक है, हम तो बढ़िया भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको और मॉडिफाई किया। पूरी दुनिया परेशान कि तुमने 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो यान था उसको 36,000 भेज दिया, अब इससे बड़ा क्या करोगे? क्या देखिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने बेहतरीन मतलब भाई सपने तो देखे जा सकते हैं ना, कहेंगे अब हम कुछ बड़ा करते हैं, कुछ और तूफानी करते हैं। फाइनली उन्होंने पीएसएलवी का एक और वर्जन बनाया, पीएसएलवी एक्सेल के नाम से, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन बनाया। और इस एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन में सॉलिड फ्यूल बूस्टर 6 ही रहे, लेकिन उसके फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, फ्यूल कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया गया, यानी उसके अंदर फ्यूल ज्यादा भर दिए गए और पेलोड कैपेसिटी को कम कर दिया गया, यानी कि जो सैटेलाइट के वेट था उसको कम कर दिया गया। और ऐसी कंडीशन में पीएसएलवी एक्सेल की मदद से, ठीक है, भारत ने एक और ऐसा इतिहास रचा जिसके बारे में सुनकर आपको मजा आ जाएगा। पीएसएलवी की मदद से, जिसकी मैंने फिर बता रहा हूं 200 किलोमीटर से सिर्फ 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसे भेजा जा सकता था, उसी की मदद से पीएसएलवी एक्सेल वर्जन की मदद से भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा जो आज तक किसी ने नहीं किया। और भारत ने इसी पीएसएलवी एक्सेल की मदद से चंद्रयान 1, यानी कि चंद्रमा पर लगभग 4 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा पर अपना यान भेजकर दिखाया, जिसका नाम चंद्रयान 1 था। तो चंद्रयान 1 जो है वो पीएसएलवी एक्सेल वर्जन से भेजा गया। फिर भी इंडिया की हौसले कम नहीं हुए। उन्होंने कहा अरे वाह, ये बड़ा काम, पूरी दुनिया स्तब्ध, पूरी दुनिया परेशान। अरे इसके मतलब देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, आप लोगों को बहुत लोग रोकते होंगे, आप लोगों को बहुत लोग आपकी टांगे खींचते होंगे। तो कभी भी उनको जवाब मुंह से मत दीजिए। अगर उनको जवाब देना है तो अपने रिजल्ट से दीजिए, कुछ ऐसा कर जाइए जो इतिहास बन जाए। तो फिर जवाब कुछ इस तरह से दिया जाता है। पीएसएलवी से आप, इसरो से सीखिए कि किस तरह के जवाब दिए जाते हैं। तो फाइनली जो है पीएसएलवी एक्सेल वर्जन था, इसकी मदद से चंद्रयान 1 भेजा गया। ठीक है, पूरी दुनिया परेशान कि अरे यार इसने तो चंद्रयान भेज दिया, 4 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर अपना यान भेज दिया, वो भी पीएसएलवी। ठीक है, उसकी मदद से चंद्रयान 1, और फिर चंद्रयान 1 की अपनी उपलब्धियां हैं, वो सब हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पीएसएलवी एक्सेल की मदद से फिर यहाँ पे कहानी नहीं रुकी, फिर पीएसएलवी एक्सेल की मदद से और हिम्मत बढ़ी। फिर इन्होंने कहा कि एक और बड़ा कारनामा करना है। कहें क्या कारनामा? कहें अब तो भाई कई मिलियन किलोमीटर दूर जाएंगे इसकी मदद से। क्या नहीं जा पाओगे? उन्होंने कहा नहीं जा पाएंगे तो क्या हारेगा, मतलब क्या, मतलब वही खोने को हमारे पास है क्या? आप तैयारी कर रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने मेडिकल कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद तैयारी करिए, बिल्कुल करना चाहिए, सबका एम होना चाहिए। आप एक बार तैयारी कीजिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, और अगर खोने को है क्या, जो है वो तो वही है ना, आप उससे तो आप कम तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर हो गया तो इतिहास बन जाएगा। तो फिर अपनी हिम्मत बना के रखिए, ठीक है। और कोई अगर रोकने की कोशिश करे तो कहिए देखो मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ना है। तो फाइनली जो है पीएसएलवी एक्सेल की मदद से प्लान किया गया कि हम लोग इसी की मदद से मंगलयान भेजेंगे, ठीक है, मंगलयान भेजेंगे कई मिलियन किलोमीटर दूर। लोगों ने कहा नहीं हो पाएगा, हमने कहा कोशिश करते हैं, और फाइनली फिर से इतिहास रचा गया। पीएसएलवी की ही मदद से हमने मंगलयान
ठीक है, मंगलयान को भेज कर दिखा दिया, और वो भी पहली बार में, जो इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। पहले अटेम्प्ट में हमने मंगलयान के अंदर यान को मंगल की ऑर्बिट में, मार्स की ऑर्बिट में इंटर करके इतिहास रच दिया, वो भी पीएसएलवी एक्सेल की मदद से। तो ये है पीएसएलवी की एक मतलब जैसे होता है ना ऐतिहासिक गौरव गाथा, ठीक है, ये है भारत के इसरो की ऐतिहासिक गौरव गाथा। पीएसएलवी एक्सेल जिसकी कैपेबिलिटी याद रखिएगा सिर्फ 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की थी ऑर्बिट में भेजने की, और आज उसकी मदद से चंद्रयान, मंगलयान जैसे जो है वो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। फिर पीएसएलवी एक्सेल हुआ, पीएसएलवी एक्सेल की मदद से बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे गए, बहुत सारी चीज़ें की गई। मुख्यतः जो मैंने आपको बता दिया, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। चंद्रयान 1 किससे भेजा गया, मंगलयान किससे भेजा गया, ये पूरी कहानी में हर जगह पे इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये सोचा गया कि अगर थोड़ी दूर भेजना है हमें, तो हम क्यों इतने सारे बूस्टर्स लगाएं, 6 बूस्टर्स क्यों लगाएं। मान लीजिए हमें 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना है, तो हम ज़्यादा बूस्टर क्यों लगाएं, 6 बूस्टर क्यों लगाएं। हैवी सैटेलाइट ले जाना है, और हैवी सैटेलाइट ले जाना है, लेकिन बहुत कम दूरी पर ले जाना है, तो हम इतने बूस्टर, 6 बूस्टर नहीं लगाएंगे, हम कम बूस्टर लगाएंगे, हम सिर्फ 4 बूस्टर लगाएंगे। तो हमने पीएसएलवी का एक नया वर्जन बनाया है, पीएसएलवी क्यूएल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, याद रखिएगा, आपसे ये वर्जन्स भी पूछे जा सकते हैं। पीएसएलवी क्यूएल, ये इसमें सिर्फ 4 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स हैं, ठीक है, 6 की जगह पे 4 बूस्टर्स हैं, और कम दूरी के लिए ये बनाया गया। फिर सोचा गया अगर और भी कम दूरी पर ले जाना है और बहुत हैवी सैटेलाइट ले जाने हैं, तो हम 4 बूस्टर क्यों, और बूस्टर कम कर दें। तो पीएसएलवी का एक वर्जन और बनाया गया, पीएसएलवी डीएल, ठीक है, पीएसएलवी डीएल, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 बूस्टर्स का यूज किया गया। तो पीएसएलवी जी के अंदर 6 बूस्टर, पीएसएलवी एक्सेल के अंदर 6 बूस्टर्स, पीएसएलवी डीएल के अंदर 2 बूस्टर, और पीएसएलवी क्यूएल के अंदर 4 बूस्टर्स का यूज किया गया, और सीए के अंदर कोई बूस्टर्स। तो ओवरऑल ये पूरी पीएसएलवी के वर्जन्स थे, पीएसएलवी के अपने वर्जन्स थे, और इन सारे वर्जन्स को आप जरूर याद रखिएगा, किससे किससे क्या क्या भेजा जा सकता है, और किसमें कितने बूस्टर्स लगे हुए, सारी चीजें। इनको लेटेस्ट कहाँ का देगी, सो करंट अफेयर से अब आपको अपडेट कर देते हैं। पीएसएलवी जी का जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ वो 26 सितंबर 2016 को हुआ है। पीएसएलवी सीए का जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 22 मई 2019 को हुआ है। पीएसएलवी एक्सेल का जो लॉन्च लेटेस्ट हुआ है 17 दिसंबर 2020 को हुआ है। पीएसएलवी डीएल का जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 28 फरवरी 2021 को हुआ है। ये पूरी करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको अपडेट करूँ। पीएसएलवी क्यूएल का जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 11 दिसंबर 2019 को हुआ है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब कौन कौन से सैटेलाइट इससे लॉन्च किए गए, किस तरह से सैटेलाइट, तो वही आप ये सारी डिटेल में हम लोग जो सैटेलाइट वर्जन होता है ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ज्वाइन करके उसको पूरा हम लोग अभी कुछ दिन तक सारी इन सब चीज़ों पर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके सीजीपीएससी, स्टेट पीएससी, साथ ही साथ जो आपका असिस्टेंट एसीएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो सब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पर आपके राजपूत ट्यूटोरियल्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पीएसएलवी था, और पीएसएलवी के सारे वर्जन्स थे। अब हम लोग यहीं पर नहीं रुके, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट जो पीएसएलवी से, चलिए एक थोड़ा सा आपको करंट अफेयर और अपडेट कर देता हूं कि पीएसएलवी में जो लेटेस्ट, थोड़ा सा आप लोगों को करंट अफेयर और अपडेट कर देता हूं कि अभी जो लेटेस्ट पीएसएलवी से लॉन्च हुए हैं उसमें एक अमेजोनिया नाम का सैटेलाइट है। ये अमेजोनिया नाम का सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी की सतह की जानकारी देता है, और ये ब्राज़ील का सैटेलाइट है। इसके अलावा जो है वो जो लेटेस्ट अगर बात की जाए तो एक और सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्व, हाँ, EOS-1, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, ये इंडिया का है। तो अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है अमेजोनिया हुआ है, और साथ ही साथ EOS-1 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 01 जो है लॉन्च किया गया है पीएसएलवी की मदद से, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब हम लोग बात करते हैं पीएसएलवी के बाद जीएसएलवी के बारे में। तो अब आप कहेंगे सर अब जीएसएलवी की क्या ज़रूरत है, पीएसएलवी में से तो हमने इतने कमाल कर लिए, मंगल पर पहुंच गए और चंद्रमा पर पहुंच गए, अब हमें जीएसएलवी की क्या ज़रूरत। नहीं सर, ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम सैटेलाइट तो लॉन्च कर रहे थे,
ठीक है। हम जियो सिंक्रोनस जो अर्थ ऑर्बिट है उसमें भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, 36,000 किलोमीटर की भी की ऊंचाई पर लॉन्च कर रहे थे। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें पीएसएलवी में फ्यूल ज़्यादा भरना पड़ता था, और उसकी वजह से हमारी जो सैटेलाइट की जो कैरिंग कैपेसिटी होती थी, यानी सैटेलाइट जो उसका जो वजन होता था वो घट जाता था, और उसकी वजह से क्या होता था, हम उतने बेहतर सैटेलाइट्स नहीं भेज पा रहे थे जितने हमें भेजने चाहिए थे, खासकर कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में। तो ऐसी कंडीशन में हमें जीएसएलवी बनाना था। तो सर हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन रशिया ने यहाँ पर हमारी मदद की, और उस रशिया ने क्या कहा कि चलो ठीक है, हम टेक्नोलॉजी, हम नियमों से बंधे हुए हैं, हम टेक्नोलॉजी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक चीज़ दे सकते हैं, हम आपको अपना इंजन प्रोवाइड कर देते हैं, और आप रिवर्स टेक्नोलॉजी की मदद से उस इंजन को खोलकर, उस इंजन को समझकर धीरे धीरे अपना इंजन खुद का डेवलप कर लीजिए। तो रशिया ने हमारी मदद की, और फाइनली जो है हमने जीएसएलवी पर काम करना स्टार्ट किया। पीएसएलवी इधर से काम चल ही रहा था अपना, ठीक है, सही से काम चल ही रहा था, इधर हमने जीएसएलवी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। जीएसएलवी पर जब काम करना स्टार्ट किया तो जीएसएलवी की अगर बात की जाए तो जीएसएलवी पर हम काम अपना स्टार्ट ही कर रहे थे, और फिर फाइनली जो है जीएसएलवी के हमने कई रूप बनाना स्टार्ट किया। तो जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल, यानी कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए हमने जो सैटेलाइट बनाया, वो लॉन्च व्हीकल बनाया, जीएसएलवी बनाया, उसे हमने जीएसएलवी MK1 बोला, ठीक है। मार्क 1, मार्क का मतलब होता है वर्जन, ठीक है, रूप, ठीक है। मार्क 1 बनाया, जीएसएलवी मार्क 1 बनाया, और ये जो जीएसएलवी मार्क 1 था, ठीक है, ये जीएसएलवी मार्क 1 के अंदर हमने रशियन इंजन का यूज़ किया, रशियन क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया, और इसे सिर्फ समझने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बनाया, ठीक है, अनुसंधान और विकास के लिए बनाया कि कैसे एक्चुअली क्रायोजेनिक इंजन को बनाया जाता है, इसको समझने के लिए। तो जीएसएलवी MK1 सिर्फ एक्सपेरिमेंटल था, एक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमने इसको बनाकर तैयार किया और समझा कि किस तरह से क्रायोजेनिक इंजन्स बनाए जाते हैं। फिर हमने जीएसएलवी MK2 बनाया, ये है जीएसएलवी MK2 जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जीएसएलवी MK2 है, ठीक है। इस जीएसएलवी MK2 बनाया, और ये जो जीएसएलवी MK2 था, ठीक है, इसमें हमने अपना इंडियन क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया, भारतीय क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया। क्रायोजेनिक इंजन मैंने आपको बताई इस स्टेज में, यानी कि लास्ट स्टेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लास्ट स्टेज में जब यूज़ किया जाता है तो इसमें जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल की तरह से, ईंधन की तरह से इसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन वैसे गैस होती है, लेकिन इसे लिक्विफाई किया जाता है लगभग -256 डिग्री सेल्सियस पर, -256 डिग्री सेल्सियस पर इसे लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है, और फिर इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया गया, तरल ऑक्सीजन का यूज़ किया गया, ठीक है, इसको जलाने के लिए। हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज़ जल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन इसको जलने में मदद करती थी। तो इसको भी इंजन के अंदर लिक्विफाई करके लगभग -216 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे लिक्विफाई करके ऑक्सीजन को भी इसके इंजन में रखा गया। अब इसको -256 -216 पर मेंटेन करना, फिर फ्यूल की तरीके से इसको यूज़ करना, माइनस है, और फिर उसके बाद उसको जलाकर टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस, मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ पर मान लीजिए टैंक है, ठीक है, तो इधर आपने -256 में हाइड्रोजन भरी हुई है, इधर -216 में ऑक्सीजन भरी हुई है, दोनों मूव करके बीच वाले टैंक में आ रहे हैं, यहाँ पर जल रहे हैं, यहाँ पर जब जलेंगे तो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ज़रा आप सोचिए कि कितना चैलेंजिंग है ये इंजन बनाना। एक छोटी सी मैं बात, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये कितना चैलेंजिंग है कि इधर -256, इधर -216 और बीच में 4000 डिग्री सेल्सियस, आप सेपरेट कैसे करेंगे? आप पूरे के प्योर फ्यूल चैम्बर को कंबस्टन चैम्बर से सेपरेट कैसे करेंगे? कितना मुश्किल काम होगा। तो ये सब इसके टेक्निकल चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से क्रायोजेनिक इंजन को बना पाना आसान काम नहीं था। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी
बहुत ही मुश्किल से डेवलप की जा सकी। तो लेकिन फाइनली हमने डेवलप कर ली, ठीक है, डेवलप कर ली और जीएसएलवी का MK2 वर्जन बनाया जिसमें इंडियन क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया। और इसकी कैपेसिटी जो थी लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में हमने इसकी मदद से हम 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट भेज सकते थे। और जियो ऑर्बिट में, यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में हम लगभग 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट इसमें लॉन्च कर सकते थे। तो जीएसएलवी MK2 बन के तैयार हो गया, ठीक है। MK2 बन के जब जीएसएलवी MK2 बनकर तैयार हो गया तो फिर कहा गया भाई हमें और हैवी सैटेलाइट भेजने हैं, यानी कि जियो ऑर्बिट, यानी कि भूस्थैतिक जो वो है कक्षाएं हैं उसमें बहुत हैवी सैटेलाइट भेजने हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों। तो फिर इसके लिए हमने जीएसएलवी MK3 बनाया। ये जीएसएलवी MK3 है, ठीक है, जिसे बाहुबली और पता नहीं क्या क्या नाम दिया लोग देते हैं, ठीक है। तो ये जीएसएलवी MK3 है। और इस जीएसएलवी MK3 की अगर बात की जाए तो इसमें जो है, इसमें भी क्रायोजेनिक इंजन लास्ट स्टेज में लगाया गया। उससे पहले सॉलिड इंजन लगाए गए और साथ ही साथ लिक्विड इंजन लगाए गए, जो जैसे पहले था मैंने आपको पीएसएलवी में बताया था। तो सॉलिड और लिक्विड इंजन के साथ साथ हमने लास्ट स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया और इसमें ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दी और बहुत ही हैवी सैटेलाइट को ले जाने की कैपेबिलिटी वाला ये सैटेलाइट बनाया गया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया जीएसएलवी MK3, ठीक है, जीएसएलवी MK3। और इसकी कैपेबिलिटी ये थी, लियो के अंदर ये लगभग 8000 से लेकर, यानी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 8000 से लेकर 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता था। और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर होता है, तो वहाँ पर लगभग ये 4000 से लेकर 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये बहुत हैवी सैटेलाइट्स को ले जा सकता है, ये कैपेबिलिटी इसके अंदर है। और ये दुनिया की वो बड़े रॉकेट्स, यानी वो बड़े प्रक्षेपण यान, वो बड़े लॉन्च व्हीकल्स की बराबरी करता है जो दुनिया के हर बड़े कंट्रीज़ के पास है, चाइना के पास, साथ ही साथ अमेरिका, रशियन के पास है, उनकी बराबरी करता है। तो हम लोग इस वक्त पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट कर चुके हैं। हमारे पास पीएसएलवी भी है, पीएसएलवी के कई वर्जन्स हैं जो हर तरीके का काम कर सकता है। साथ ही साथ जीएसएलवी MK1 वो रिटायर हो चुका है क्योंकि उसका काम सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट था। जीएसएलवी MK2 है, ठीक है, जीएसएलवी MK3 है। तो हम लोग समय समय पर इनके लॉन्चेस करते रहते हैं, ठीक है, और इनकी मदद से कई लॉन्चेस हम लोग करते हैं। अब लेटेस्ट अगर जीएसएलवी की बात की जाए तो लेटेस्ट अगर जो हम लोगों ने लॉन्चेस किए हैं, तो अगर हम लेटेस्ट बात करें तो जीएसएलवी MK2 से जो हमने लेटेस्ट लॉन्च किए हैं वो जीएसएलवी F10 EOS, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 03 था, ठीक है, इसको लॉन्च किया था 03, वो 01 था जिससे हमने पीएसएलवी से लॉन्च किया था। ये ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 03 हमने लॉन्च किया अगस्त 12, 2021। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। ये अगस्त 2021 से लॉन्च किया गया जीएसएलवी MK2 की मदद से। और फाइनली ये जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये अनसक्सेसफुल मिशन था, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट लॉन्च ये है, ठीक है। इससे पहले जीएसएलवी MK2 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ जीएसएलवी MK2 की, ठीक है। लेटेस्ट लॉन्च GSAT 7A एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, उसको लॉन्च किया गया दिसंबर 19, 2018 में जीएसएलवी MK2 की मदद से। फिर उसके बाद इससे पहले लॉन्च किया गया था GSAT 6A, ये भी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, मार्च 29, 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये जीएसएलवी MK2 के लॉन्चेस हो गए। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फिर हम अगर आगे बात करें तो जीएसएलवी MK3 के जो लॉन्चेस, लेटेस्ट लॉन्चेस हैं, अगर उसको हम देखें तो चंद्रयान 1 पीएसएलवी की एक्सेल की मदद से भेजा गया था। चंद्रयान 2 जो है जुलाई 22, 2019 को भेजा गया था, वो जीएसएलवी MK3 की मदद से भेजा गया था, सक्सेसफुल मिशन था। जीएसएलवी MK3 की मदद से नवंबर 14, 2018 को जीएसएलवी MK3 की मदद से GSAT टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट उसे भेजा गया। जून 5, 2017 को जीएसएलवी MK3 की मदद से GSAT 19 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेटेस्ट लॉन्च किया गया है। तो ये सारे लेटेस्ट लॉन्च हैं, बिल्कुल करंट अफेयर के साथ मैंने बिल्कुल लेटेस्ट आपको अपडेट कर दिया सारी चीज़ों में। फिर
अभी हम लोग ये तो दो हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं जो ऑलरेडी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से वर्किंग हैं। हम लोग कुछ ऐसे रॉकेट्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बार बार लॉन्च किए जा सकें। मतलब ये है कि अभी पीएसएलवी जीएसएलवी को हम लोग लॉन्च करते हैं तो ये जाता है ऊपर, सैटेलाइट छोड़ता है और साथ ही साथ इसके जितने भी इंजन्स वगैरह होते हैं सब वहीं पर रास्ते में या फिर ऑर्बिट में जाकर वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, जल हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और साथ ही साथ अंतरिक्ष का कूड़ा बन जाते हैं। और इससे क्या होता है, इंजन भी खराब जल जाते हैं तो हमें फिर से इंजन्स बनाने पड़ते हैं, फिर से हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे लॉन्च व्हीकल्स बनाए जाएँ जो कि बार बार यूज़ किए जा सकें, जिससे कि हमें बार बार सिर्फ फ्यूल भरना पड़े, सिर्फ फ्यूल हम भरें और उसके बाद वो बार बार उनका यूज़ किया जा सके। तो ऐसे जो लॉन्च व्हीकल्स हम बना रहे हैं वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं। ठीक है, वो क्या है, तो वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं। ऐसे जो हम व्हीकल्स बना रहे हैं जिन्हें पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी बार बार उपयोग कर पाने वाले प्रक्षेपण यान को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लगभग 100 बार 100 टाइम्स जो है वो इसको यूज किया जा सके, 100 बार इसका पुनः प्रयोग किया जा सके, यानी वो जाएं छोड़े वापस आ जाएं, जाएं छोड़े वापस आ जाएं। ऐसे यानों को बनाने की कोशिश भारत कर रहा है और इसको आरएलवी के नाम से, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना गया। और इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ये टेस्ट का नाम था। यानी कि जो प्रक्षेपण किया गया, जो परीक्षण किया गया, उसका नाम था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन टेस्ट। ठीक है, ये किया गया मई 23, 2016। यानी कि एक ऐसा यान, ये यान है जिसको बनाया गया था, जिसका परीक्षण किया गया मई 23, 2016 को परीक्षण किया गया। ये एक ऐसा यान होगा जिसके अंदर सैटेलाइट रख कर हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में हम लॉन्च करेंगे और फिर ये जब वहाँ पे लॉन्च करने के बाद सैटेलाइट वापस धरती पर उतर आएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम RLV-TD है। कब किया गया था याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मई 23, 2016 को किया गया था। तो अब हम लोग बात करेंगे एक और फ्यूचर में जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाए जा रहे हैं इसरो की तरफ से, तो उनके बारे में। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनका नाम है, SSLV के नाम से इन्हें जाना जा रहा है। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल करंट अफेयर है, बिल्कुल करंट अपडेट है और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, ये जो यान है वो स्पेशली उन सैटेलाइट्स के लिए बनाए जा रहे हैं जिन सैटेलाइट्स का वजन कम हो, ठीक है, इनका भार कम हो और साथ ही साथ इनको कम दूरी पर भेजना हो। यानी इनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं भेजना है। इनको अगर मतलब हल्के सैटेलाइट जैसे कि 500 किलोग्राम के सैटेलाइट हैं और इन्हें 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में डालना है, ठीक है, निम्न कक्षा में डालना है 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तब इनका यूज किया जाएगा। या 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और इन्हें 500 किलोमीटर की सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना है, तो वहां पर लॉन्च करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इनको बनाया जा रहा है। इसका जो पहला डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है ये आपको दिख रहा है, ये डिज़ाइन है इसका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, SSLV का डिज़ाइन है। इसे 21 दिसंबर 2018 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा में इसके डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया गया है, बना दिया गया है, तैयार कर लिया गया है और इसकी जो पहली फ्लाइट होगी वो एंड ऑफ 2021 को प्लान की गई है कि 2021 के नवंबर दिसंबर में इसे लॉन्च किया जाएगा, या हो सकता है कि कोरोना की वजह से इसे 2022 की शुरुआत में लॉन्च किया जाए। लेकिन एक्सपेक्टेड जो ऑफिशियल है कि 2021 के एंड में इसकी पहली फ्लाइट जो है SSLV की लॉन्च की जाएगी। तो ये इसका, क्योंकि अब देखिए एंड ऑफ दिसंबर 2021 में है, तो ये बिल्कुल करंट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे जो लॉन्च किया जाएगा इसके लिए एक स्पेशल लॉन्च पैड बनाया गया है। आपको पता है कि जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो श्री हरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। तो श्री हरिकोटा से लॉन्च होने वाले जो सैटेलाइट्स, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो सब जगह पे PSLV से लॉन्च किया जाता है, GSLV से लॉन्च किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल पैड बनाया गया है, स्पेशल लॉन्चिंग पैड बनाया गया है, जहां पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। और वो जो लॉन्चिंग पैड है वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्प्लेक्स के नाम दिया गया है, SSLC के नाम से जाना गया है और ये श्री हरिकोटा में बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो SSLV हैं,
ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, इनको लॉन्च करने के लिए एक नया स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है जो कि श्रीहरिकोटा से अलग है, जो अंडर डेवलपमेंट है और इसके बारे में जरूर आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। वो कहाँ बनाया जा रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए? वो है कुलाशेखरपट्टनम नाम की जगह है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम, ये हो सकता है इस जगह के बारे में ही कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कुलाशेखरपट्टनम जो है वो किस लिए जाना जा रहा है। तो याद रखिएगा, कुलाशेखरपट्टनम नाम की जगह जो तमिलनाडु में है, वहां पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए एक स्पेशल पैड, एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, अंडर डेवलपमेंट में है। तो श्रीहरिकोटा में एक अलग से पैड बनाया जा रहा है और साथ ही साथ कुलशेखरपट्टनम में एक पूरा का पूरा लॉन्चिंग स्टेशन ही सिर्फ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए फ्यूचर में बनाकर तैयार किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल करंट अफेयर के साथ मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो हम लोगों ने आज की क्लास में पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएलवी, साथ ही साथ एसएसएलवी के बारे में डिटेल में जानकारी ली, करंट अफेयर के साथ हमने अपडेट किया। इस तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी और भी टॉपिक हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, या अदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो, उन सब पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में मैं राजपूत ट्यूटोरियल्स में अवेलेबल रहूँगा। मेरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। इनके जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर पता कर सकते हैं मेरी क्लासेस के बारे में, और आप ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग उसको आगे की बहुत सारी क्लासेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारियों भरा रहा है, तो इसे और लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।